बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार। नाज़रीन, आज के शो में 3 टॉपिक्स टॉप स्टोरीज हैं जो कि बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज 3 ऐसी चीज़ें हैं मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर मुख्तलिफ टॉपिक्स के हवाले से जो कि इस टाइम पर इस मुल्क की सियासत को और इस मुल्क की सालमियत को डिटर्मिन करेंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे कि निगरां प्राइम मिनिस्टर के लिए जो खींचातानी चल रही है, नाम आ रहे हैं, नाम जा रहे हैं, कोई नाम फ्लोट करता है अपने, कोई नामों को छुपा जाता है, कोई सबताज कर जाता है किसी की कोशिश, आखिर होने क्या वाला है और अगली हुकूमत के लिए और अगली के अंदर ये निगरां सेटअप भी शामिल है, इसके लिए मुश्किलात क्या होंगी, क्योंकि उससे अगली हुकूमत के आने पे अभी इबाम पैदा हो गया है। सेकंड टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे और हमारा दूसरा टॉपिक होगा कि चेयरमैन तहरीके इंसाफ की गिरफ्तारी से लेकर क्लास ए में शिफ्ट करने तक का सफर। तहरीके इंसाफ के लिए मुस्तकबिल तो मुश्किल हो गया, लेकिन आज एक ऐसी ऑडियो सामने आई है जिसने ये बड़े वाज़े तौर पर एक तरीका बताया था कि मुस्तकबिल अगर रोशन ही रखना है तो कैसे रखना है, उसकी भी बात करेंगे। थर्ड टॉपिक में हम बात करेंगे कि मुज़ाकरात किसी ग्रोह या जत्थे से नहीं होंगे, अफगान हुकूमत से होंगे। आर्मी चीफ ने आज ग्रैंड जरगा में बात की है। अफगान महाजरीन के बारे में एक इंतहाई अहम बयान, उसकी भी बात करेंगे थर्ड सेगमेंट की तरफ। सबसे पहले निगरां सेटअप के बारे में चलते हैं। इस्लामाबाद के अंदर, इस्लामाबाद शहर में, शहर इख्तिदार के अंदर इस टाइम पर चहम गोइयाँ चल रही हैं कि कौन कौन जो है वो प्राइम मिनिस्टर, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट हो सकता है। इस्लामाबाद क्लब से लेकर इस्लामाबाद की मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज़ के अंदर ये डिस्कशन तो चल रही है, लेकिन नाम इस टाइम पर डिस्कस हो चुके हैं, ये बात तो तय है। परसों असेंबली तहलील कर दी जाएगी बकौल वज़ीर आज़म, लेकिन मसला ये है कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर उतना ताकतवर होगा जितना तवक्को की जा रही है, इसलिए क्योंकि जो भी खींचातानी करने की कोशिश कर रहा है उस तक खबर ये पहुंची गई है कि जी ये केयर टेकर सेटअप सिर्फ 3 महीने नहीं बल्कि 3 महीने से कई लंबा होगा, और कितना लंबा होगा इसके बारे में कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। ये याद रखिए कि इस्लामाबाद के अंदर ये केयर टेकर सेटअप के बारे में पहले तो आवाज़ें ये बुलंद हुई कि जी किसी भी तरीके से ये जमहूरी मामला नहीं होगा अगर केयर टेकर सेटअप को आगे लेकर जाया जाए या तूल दी जाए, लेकिन पंजाब और केपीके के केयर टेकर सेटअप को तूल देने के बाद एक जवाब तो बनता हुआ नजर आ ही रहा है। ऐसी सूरत हाल में केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी के लिए खींचातानी बजा भी लगती है। मेरे साथ जो मेहमानान मौजूद हैं पहले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं तारुफ करवा दूं, नासिर बेग शुक्ताई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सीजन जर्नलिस्ट एंड सीनियर एनालिस्ट। बहुत शुक्रिया NBC आपने ज्वाइन किया। जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वेरी सीनियर एनालिस्ट हिमसेल्फ। बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सरबरा पिलडेट, बहुत शुक्रिया आपने भी ज्वाइन किया। सबसे पहले अहमद बिलाल महबूब साहब, मैं आपकी तरफ ही आऊंगी। पाकिस्तान के केयर टेकर सेटअप के बारे में इतनी खींचातानी शायद ही कभी हुई हो। वो जनरली ये होता है कि केयर टेकर सेटअप में कोई मिनिस्टर बन गया, कोई प्राइम मिनिस्टर बन गया, एक ठप्पा लग गया, थोड़ी इज्जत बढ़ जाती है, थोड़ी हूटर वाली गाड़ियां आगे पीछे आ जाती हैं, लेकिन ये वाला केयर टेकर सेटअप जरा मुख्तलिफ नजर आ रहा है। इसके लिए बाकायदा लॉबिंग हो रही है, इसके लिए बाकायदा कलेक्ट किए जा रहे हैं लोग, कोशिश की जा रही है कि जिसका नंबर आ रहा है या कुर्रा निकलने वाला है उसके कुर्रे को फाड़ कर फेंक कर जला दिया जाए, और ये जमातों के विदिन ये काम हो रहा है और बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन डेवलप हुई है। केयर टेकर सेटअप के लिए इतनी खींचातानी कोई बहुत ज्यादा कोई ताकतवर चीज है? जी बहुत शुक्रिया। देखिए मेरा ख्याल ये है कि केयर टेकर गवर्नमेंट जो होती है वो तो बिल्कुल एक पावरलेस सी एंटिटी होती है। कानून के हिसाब से अगर आप देखें तो उनके पास कोई पावर नहीं होती कि वो इलेक्शन को किसी तरह से भी इन्फ्लुएंस कर सके। कानून तोड़ने की बात अलग है, गैर आईनी हरकत कोई करे उसकी बात अलग है, लेकिन कानून और आइन के मुताबिक केयर टेकर गवर्नमेंट के पास तो इतनी पावर भी नहीं होती कि किसी अफसर का तबादला कर सके। उसको तबादला करने के लिए भी इलेक्शन कमीशन की मंजूरी की ज़रूरत होती है। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि केयर टेकर गवर्नमेंट चूँकि बहुत विजिबल होती है तो लोगों को लगता है कि इससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। असल फ़र्क जो पड़ता है वो या तो इलेक्शन कमीशन से फ़र्क पड़ता है या फिर जो इनविजिबल फोर्सेस होती हैं उनसे फ़र्क पड़ता है। ये बेचारी जो केयर टेकर गवर्नमेंट है ये तो रूटीन किस्म के काम करने के लिए होती है और इससे इलेक्शन के ऊपर कोई
फर्क डालने की पोजीशन में ये नहीं अच्छा, होते। इनविजिबल फोर्सेस वाला सवाल तो मैं बेसिकली जनरल साहब की तरफ लेकर जाऊंगी, वो सवाब ये गुनाह वो उसकी बात बाद में करेंगे, लेकिन मुझे ये बता दीजिएगा कि सेक्शन 230 ऑफ इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर तरमीम करने के बाद भी इतनी वो मोहताज सी केयर टेकर सेटअप, जो आप एक वो पिक्चर पेंट कर रहे हैं कि बड़ा मोहताज सा, बेचारा सा, मजलूम सा सेटअप होता है, कोई उसके पास कोई ज़्यादा ताकत नहीं होती, वो इसी तरह का है? जो तरमीम जरा पहले आई थी ना इससे, जिसके ऊपर फिर बहुत एतराज़ात हुए थे, उसमें जरा पावर स्वीपिंग दी गई थी केयरटेकर गवर्नमेंट को। वो कोई भी अर्जेंट चीज के नाम पे वो कुछ भी पावर्स इस्तेमाल कर सकते थे और अपनी जो पावरलेसनेस है उसको तब्दील कर सकते थे। लेकिन अब हुआ ये है कि अब वो तरमीम को पब्लिक ने और असम्बली के अंदर बहुत एतराज़ के बाद वो बहुत महदूद हो गई है। वो सिर्फ जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं वो भी 3 कवानीन के तहत, जैसे इन्वेस्टमेंट बोर्ड का कानून है और इस तरह 2 और कानून हैं, उनके तहत जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट हैं, अगर उनके बारे में कोई बड़ा फैसला करना पड़े तो वो अब केयरटेकर गवर्नमेंट को पावर दी गई है। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो तो बहुत ही ख़ास किस्म के हालात में और ख़ास किस्म के प्रोजेक्ट्स के लिए दी गई है, वो जनरल नहीं है। इसलिए केयरटेकर गवर्नमेंट अभी भी मेरे ख्याल में को बहुत पावरफुल नहीं है। ठीक है। अच्छा, एनबीसी, अगर केयर टेकर गवर्नमेंट उतनी ही नाकारा कह लें या बिल्कुल लागर कह लें या वीक कह लें, अगर उतनी ही वीक है तो इस केयर टेकर सेटअप के लिए इतनी कोशिशें, मेरे बाकायदा सोर्सेज ने मुझे आज से कुछ 4-5 महीने पहले बताया कि केयर टेकर सेटअप के लिए कलेक्शन ऑफ पीपल शुरू हो चुकी है और ये केयर टेकर सेटअप 3 महीने से ज़्यादा आगे बढ़ सकता है। एंड नाउ राना सनाउल्लाह साहब कुछ फरमाते हैं, मैं थोड़ी देर में प्ले भी करती हूँ। राना सनाउल्लाह साहब फरमाते हैं कि 3 महीने के अंदर भी इंतखाबात होना पॉसिबल है नहीं है, इसके ऊपर सवाल है। पहले वो सुन लीजिएगा, फिर मैं आपकी तरफ आ रही हूँ कि अगर पूरी कौम एक ऐसे बुनियादी मसले के ऊपर जो है वो इत्तफाकी राय हो जाए, तो आप मुझे बताएं कि 120 दिन में क्या फर्क पड़ जाएगा इलेक्शन का। इलेक्शन जो है वो 120 दिन अगर आगे भी चले जाते हैं 90 दिन की बजाय, तो 90 दिन की बजाय जो है वो 120 दिन हो जाएंगे, 30 दिन ही और बनते हैं। तो आइन तो ये भी कहता है कि जो 17 का सेंसस था जिसके ऊपर 18 का इलेक्शन हुआ, उसके ऊपर दोबारा इलेक्शन नहीं हो सकते, ये भी आइन ही कहता है। ले एनबीसी, 120 दिन भी चले जाएं तो क्या फर्क पड़ता है? पहले ये केयर टेकर सेटअप के बारे में खबरें आ रही हैं कि ये 90 दिन से तो ज्यादा ही कहीं होगा। अनीरा, राणा साहब बहुत मासूम आदमी है, आप लोग इन्हें बहुत शातिर समझते हैं, बहुत तेज समझते हैं, बहुत जालिम समझते हैं डेरेदार बंदा है। नहीं है, बहुत मासूम आदमी है। कितने बयान बदले इन्होंने गुज़िश्ता 2 महीने के दौरान। कितनी बार कहा है कि इंतखाबात वक्त पे होंगे, कितनी बार कहा है कि एक साहब हैं, खान साहब कहते हैं उनको, वो बचेगा नहीं, कितनी बार कहा है नहीं छोड़ेंगे। बेचारे छोड़ते रहे, इंतखाबात भी मुलतवी होते रहे, इंतखाबात पंजाब के भी नहीं हुए, केपी के भी नहीं हुए, सुप्रीम कोर्ट का जरा फैसला, मासूम सा फैसला 14 मई वाला, उसको भी किसी ने भी नहीं दिया। इवन इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि आपका फैसला गैर कानूनी है, और यकीनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट को शायद ये जवाब हासिल नहीं था कि वो डेट देती। इवन नाउ कि अब जो सूरत हाल है, क्या हो जाएगा, कुछ नहीं हो जाएगा, वाकई कुछ नहीं हो जाएगा। हमारे पास जनरल साहब मुझे डांट देंगे, मुझे पता है, मुझसे बड़ी मोहब्बत करते कि हमारे पास केयर टेकर 10 साल के लिए भी आया है, हमारे पास केयर टेकर 9 साल के लिए भी आया है। अभी कितने साल के लिए देख रहे हैं एनबीसी? अभी भी सालों के हिसाब से या महीनों के हिसाब से? लेकिन मुझे ये लगता है कि इस बार केयर टेकर शायद फरवरी तक चलेगा। आपका फरवरी क्यों एनबीसी? फरवरी तक चलेगा, और इस केयर टेकर का इंतखाब अभी नहीं हुआ है। ये महबूब साहब जानते होंगे, ज़्यादा बेहतर जानते होंगे, ये मई 22 में हो चुका था और मेरे साथ इस बंदे ने ट्रेवल किया था। सही। और मैंने इनको फुल प्रोटोकॉल में देखा है, प्राइम मिनिस्टर के कराची से इस्लामाबाद जाते हुए। वो एक वक्त था, एक वाक़या था, उनको ऑफर हुई चेयरमैन साहब को कि जी हम जून में इंतखाबात करा देंगे बजट देकर, आप चुपचाप बैठ जाएं। उन्होंने कहा नहीं, परसों असम्बली तोड़ो, मैं वरना धरना दूंगा। वहाँ बात खत्म हो गई। उसके बाद तो मेरा ख्याल ये है कि आपने सही कहा कि नाम तय हो चुके हैं, नाम तय हैं, और मेरा ख्याल है वजारतें भी तय हैं,
अभी जो होता है ना, ड्रेसिंग आप करते हो स्वीट डिश की, उस पर टिसोरे का नाम भी आ गया, किसी और का नाम भी आ गया, तो वो गार्निश कर रहे हैं आप डिश के ऊपर, तो वो अच्छा लग रहा है, सस्पेंस खूबसूरत लग बढ़ा रहा रहे है। हैं। ये हाँ, वैसे तो वाकई आपको में डिबेट के लिए पॉइंट ही मिल रहा है। पाकिस्तान की सियासत वाकई में थ्रिलर किस्म की कोई चीज़ बन गई है अनफॉर्चुनेटली। लेकिन मैं एनबीसी अभी ब्रेक की तरफ जाना चाह रही हूँ। थोड़ी देर में जनरल साहब से एक बार फिर राबता बहाल होता है तो फिर उनसे भी इसी बारे में सवाल करेंगे एंड देन विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट एज वेल आफ्टर अ ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि केयर टेकर सेटअप के बारे में काफ़ी खींचातानी हो रही है। इस टाइम पर एक और सूरत हाल भी डेवलप हो रही है ऑब्वियसली केयर टेकर सेटअप के हवाले से ही कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की गिरफ्तारी के बाद उनके जेल के अंदर वो जो किसी ज़माने में कहा करते थे कि नहीं इनके एसी भी निकलवा दो, इनके पंखे भी निकलवा दो, इनके दरियाँ भी निकलवा दो, ज़मीन पे सोना चाहिए, आज वो 1 क्लास के लिए जो है वो अदालत से रुजू कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले अहमद बिलाल महबूब साहब, आपने 2 पिलर्स की बात की है। एक तो आपने कहा ICP, दूसरा आपने कहा कि पोशीदा क़ुव्वतें। एक बात तो तय है कि इस टाइम पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कह रही है कि जी हमारे साथ तो ज्यादती हो रही है, रिगिंग हो रही है। अभी इंतखाबात करीब नहीं आए, रिगिंग के नाम पहले से आना शुरू हो गया। इंतखाबात तो फिर एक तरह से बड़े डामाडोल किस्म के होंगे, बड़े इबाम के अंदर होंगे। अहमद बिलाल महबूब साहब, देखिए, हमें ये बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि इलेक्शन कमीशन का जो धारा कार है वो उस दिन इलेक्शन के बारे में अमल में आता है जिस दिन इलेक्शन की डेट अनाउंस होती है या जिस दिन असेंबली बर्खास्त हो जाती है, तो फिर वो इलेक्शन कमीशन उस दिन अपनी पावर्स एक्सरसाइज करना शुरू करता है। वरना उससे पहले जो गवर्नमेंट कर रही होती है या नादीदा कुव्वतें कर रही होती हैं उस पर इलेक्शन कमीशन का ज़्यादा कोई इख्तियार नहीं होता। मिसाल के तौर से इसीलिए अब ये बहुत पॉपुलर मोड है रिगिंग का कि प्री पोल रिगिंग की जाए। इंतखाबात वाले दिन या इंतखाबात के जो पीरियड होता है 3 महीने का या 2 महीने का, उस दौरान इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात के बायस को बहुत ज़्यादा रिगिंग के वाक़यात देखने में नहीं आते, और अगर आते हैं तो वो बहुत पहले ही इंतज़ामात हो चुके होते हैं। जैसे किसी गवर्नमेंट को हटाना है, किसी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ मुकदमात कायम करने हैं, किसी को गिरफ़्तार करना है, किसी की पार्टी को तोड़ना है, कुछ पार्टियों को मिला के उनका इत्तेहाद बनाना है। ये सारे काम हमने देखा है पास्ट इलेक्शंस में भी इलेक्शन से पहले हो चुके होते हैं। तो इलेक्शन का जब वक्त आता है तो उस वक्त बहुत कुछ करने के लिए बाकी नहीं रह गया होता, और फिर वो इलेक्शन कमीशन ने तो बस सिर्फ उस दिन की बैलेटिंग करानी है, लेकिन पब्लिक ओपिनियन चेंज हो चुकी होती है इन तमाम इक़दामात के नतीजे में, और वो काम हो चुका होता है इलेक्शन से पहले जिसमें इलेक्शन कमीशन बेबस होता है, वो कुछ नहीं कर सकता। कानून की किताबें उसको इख्तियारात देती नहीं हैं कि वो इलेक्शन से पहले कुछ इख्तियारात इस्तेमाल कर ले। अच्छा, ये एक पहलू है एनबीसी, लेकिन एक वो कहते हैं कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरन दा शौक भी सी। वो सानू मरन दा शौक जो है वो ज़रा मैं आपको सुनवाती हूँ। शमशान बुखारी साहब की ऑडियो एक लीक हुई है, वो ज़रा सुनिएगा, उसके बाद फिर मैं आपकी तरफ आ रही हूँ। 3 दिन पहले एक मीटिंग रखी कोर कमेटी की। ओके, ਇਹ फैसला कर दिया ਉਹਦੇ ਚ ਅਫਰੀਦੀ ਸੀ, ਸੂਰੀ ਸੀ, ਇਹ वो हाँ रिलीविंग में वो चैनल चूज यार बना हाँ सूरी सी, अफरीदी सी, ये सी, सारे ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੁਰਾਦ ਸਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਭੈਣ ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇਤਿਹਾਜ ਕਰਨਾ ਫੌਜੀਆਂ ਤੇ ਕਰ। ਇੱਕ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹ ਬਚਤ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਕੀ ਬਚਤ ਰੱਖੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਸਮੀਨ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤਲਕ, यास्मीन और जे ਰਾਸ਼ਿਦ ਨਾਲ ਚਾਹੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਤਲਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਅਗਰ ਲਿਬਰਟੀ ਮਾਰਕੀਟ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਫਸਾਦ ਕਰ। दिस वाज आफ्टर सुबह ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਸੁਬਹ ਇਹ ਫੜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾ ਮੈਂ ਤੇ ਉਗਾੜਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਮਝ ਲਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਉਗਾੜਿਆ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਗਏ ਸ਼ਫਕਤ ਬੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਆਦਮੀ। ਸ਼ਫਕਤ ਇਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਰ ਕਮਾਂਡਰ ਹਾਊਸ ਜਾਣਾ। ਸ਼ਫਕਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਜਾਓ, ਆਪਾਂ ਪਾਰਟੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਨਾ ਜਾਓ। ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ। ਸ਼ਫਕਤ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ
ये एनबीसी सूरत हाल है कि एक तो चले प्री पोल रिगिंग, एक किसी पार्टी को कमज़ोर कर देना या जो भी, लेकिन आबेल मुझे मार वाली सिचुएशन तो पीटीआई ने की ना। 9 मई को अगर मामलात इस तरफ ना लेकर जाते तो फिर किसको ज़रूरत थी और क्यों ज़रूरत थी कि किसी भी तरीके से कोई प्री पोल रिगिंग की तरफ भी जाता। अभी एक बात मैं और अर्ज़ करना चाह रही थी कि शमशान बुखारी साहब की जो ऑडियो लीक आई है, मुझे उनके करीबी ज़राए से ये बात तो पता चल गई है कि जो शफ़क़त महमूद साहब वाली बात है वो तो 100% करेक्ट है, और इसकी कंफर्मेशन मैंने शफ़क़त महमूद साहब के तरफ के ज़राए से भी की है। उन्होंने भी दबे लफ्ज़ों के अंदर ये कंफर्मेशन दे दी है। तो अब सूरत हाल एनबीसी आपके सामने, इंतखाबात तो खुद बर्बाद किए ना, जबकि सीनियर लीडर कह रहे हैं कि भाई ये काम ना करो। इंतखाबात तो उन्होंने कई बार बर्बाद किए। देखें, जो मैंने जिक्र किया था आपसे कि केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर आ रहे थे फुल प्रोटोकॉल के साथ जून में 2020 में, वो बर्बाद किया। उसके बाद 2 और चांस बर्बाद किए इंतखाबात के, अपनी ईगो पर या बकौल परवेज खटक साहब के किसी फाल पे, किसी कुरे पर वगैरह वगैरह जो इस्तेमाल करते हैं अल्फाज, उसके पर। शमशान साहब भी एक बहुत अच्छे और शरीफुल नफ्स इंसान है, खुद भी पीर हैं, वो खुद भी पीर हैं, और उनको वजारत इत्तलात से इसलिए हटाया गया था पंजाब की कि वो एब्यूज नहीं कर पा रहे थे दूसरों को, जो फिरदौस आशिक खान साहिबा और फैयाज चौहान साहब का स्टाइल था, वो स्टाइल नहीं अपना पाए थे। तो ये उनका ये बयान बहुत इंपॉर्टेंट है। शफकत महमूद की बात दुरुस्त कह रही हैं आप, उनका मिजाज वो नहीं है जो उसने दिखाया था। शुरू से मैं देखता रहा हूँ पीपल्स पार्टी और फलां पार्टी और तहरीक इंसाफ का पूरा पीरियड वो बात नहीं कर पाए थे। शमशान की भी सूरत हाल यही थी, और वो अकाड़ा चले गए, बहुत ज़बरदस्त काम हो गया, वो बच के निकल गए वो। मेरा ख्याल ये कि ये बयान के साथ और भी बयानात आपको मिलने वाले हैं, मिल सकते हैं, और कुछ बयानात जा रहे हैं, अदालतों में जाएंगे। 9 मई करने के बाद अपने हाथ पैर काट लिए। अव्वल तो उससे पहले 2 असम्बली तोड़ने के बाद, कौमी असम्बली से जाने के बाद आपने अपने आप को बर्बाद कर लिया, पार्टी को तबाह कर दिया। आपने सारे कार्ड अपने जला के फेंक दिए, वरना आज आप या तो केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर पे मशवरा कर रहे होते या आप खुद प्राइम मिनिस्टर होते। और सबसे बड़ी ऑपोजिशन होती है, अच्छे खासे इनके मेंबरान थे, बहुत बड़ी ऑपोजिशन होती। ये एनबीसी मुझे ये मंतक समझाइएगा, सेनेट के अंदर से रिजाइन नहीं किया, असेंबली आपने 2 बड़ी तोड़ दी, जो तकरीबन 50% पाकिस्तान, उससे भी ज्यादा आपके पास था आबादी के लिहाज से। आपने नेशनल असेंबली से भी अपने आप को फारिग कर लिया, और फिर आप कह रहे हैं कि अब हमसे भी मशवरा लें और हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होना चाहिए। तो पाकिस्तान की एक सियासी तारीख क्या पता नहीं थी चेयरमैन पीटीआई को? नहीं, मेरे ख्याल उन्हें कुछ पता था नहीं शायद, और वो सितारों के गर्दिशों पे बात कर रहे थे, उसको देख रहे थे वो कौन सा सैयारा कहाँ जा रहा है, किस तरह बात होगी। देखिए, ये जो कुछ हुआ हमारे इलाके में, 2 असम्बलियों को तोड़ना वक्त से बहुत पहले, सही, और कौमी असम्बली से निकल जाना, ये मैंने नहीं पढ़ा कहीं पर, मैंने कहीं नहीं पढ़ा। अब ऐड हो गया हिस्ट्री में, अब ऐड हो गया हिस्ट्री में। मैं अहमद बिलाल महबूब साहब की तरफ जाऊंगी। अहमद बिलाल महबूब साहब, वैसे तो राना सनाउल्लाह साहब ने कह दिया है कि 90 दिन से 120 दिन हो गए तो क्या हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता, इट्स ओके, चलता है। लेकिन अगर हाइपोथेटिकली इंतखाबात वक्त पर हो जाते हैं, तब भी कुछ सूरत हाल बहुत साजगार तो नहीं होगी। आप इन इंतखाबात को इफ, एंड दैट्स बिग इफ, अगर हो जाते हैं तो फिर कैसा देखते हैं? देखिए, मैं नहीं समझता कि इंतखाब वाले दिन कोई बैलेट पेपर्स में गड़बड़ होगी, यानी किसी के वोट किसी को डाल दिया जाए। वो मकामी सतह पे कुछ लोग ऐसी चालबाजी करें तो करें, लेकिन वो कहीं कोई कर लेता है, कहीं कोई और पार्टी कर लेती है, लेकिन सेंट्रलाइज्ड लेवल पे मेरा नहीं ख्याल कि कोई 1977 के बाद कभी भी सेंट्रलाइज्ड लेवल पे पाकिस्तान में रिगिंग नहीं हुई। पोलिंग डे के ऊपर हमारे यहाँ जो रिगिंग होती है वो ये होती है कि किसी पार्टी को इंतखाब के मैदान से बाहर निकाल दिया जाए, किसी शख्सियत को जिसका इंतखाबात में जीतने का इम्कान हो उसे इंतखाब से बाहर कर दिया जाए। ठीक, आपने पिछले इंतखाब में देखा था 2018 में ये काम मुस्लिम लीग नवाज के साथ हुआ था, नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ था। उन्हें ना सिर्फ डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, डिस्क्वालीफाइड फॉर लाइफ कर दिया गया, और पार्टी की सरबराही से भी हटा दिया गया।
राइट अच्छा अहमद बिलाल मैम साहब, आई एम सॉरी आई एम कटिंग यू शॉर्ट, लेकिन मसला ये है कि जो 2018 वाली आप बात कर रहे हैं वो वाली टाइम पर इमरान खान साहब बड़े खुश थे, चेयरमैन पीटीआई बड़े खुश थे। इस टाइम पर अगर कुछ काम हो रहा है अगर हम समझें तो फिर पीएमएलएन या पीडीएम वाले बड़े खुश हैं, तो इसको रोका कैसे जाए? फिर कहीं तो स्टॉप लगेगा ना, वो सियासतदानों का पूरा पूरा हाथ है, उन कोई मासूम तो नहीं है। जी, उसके रोकने का तरीका यही है कि जो ताकतवर तरीन लोग हैं जो इस बारे में इख्तियार रखते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं, मेरे ख्याल में उनके साथ गुफ्तगू की जाए, और वो आज नहीं गुफ्तगू की जाए, वो लॉन्ग टर्म गुफ्तगू की जाए। होता ये है कि वो जिसको उसका फ़ायदा पहुंच रहा होता है उनकी मदाखलत का, वो तो बहुत खुश हो रहे होते हैं और बहुत उनको इनकरेज करते हैं। पिछली गवर्नमेंट भी यही करती रही, लेकिन जब उनको नुकसान पहुंचने लगता है तो फिर वो एतराज़ करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी एक बहुत अच्छा फोरम है, उसके अंदर ये हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स और ये जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है वो बैठी होती है, वो बैठें और उसके ऊपर गुफ्तगू करें और एक दूसरे के कंसर्न्स को एड्रेस करें। ये इस तरह बातचीत से ही होगा, कोई लड़ाई लड़ने से नहीं होगा। ये नहीं हो सकता कि आप फौज के साथ आप उनके खिलाफ बगावत करें, लड़ाई लड़ने लग जाएं, ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि आप सियासतदानों के पास कोई हथियार तो नहीं होते, ना होने चाहिए। हम यहाँ पे सिविल वार तो नहीं लड़ना चाहते, तो वो गुफ्तगू के जरिए ही होगा, एक दूसरे को आप कन्विंस करेंगे। लेकिन सैडली ना पिछले 4-5 साल के अंदर इस हुकूमत ने एंगेजमेंट की है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में, ना उससे पहले कभी की है। ठीक हो गया। ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी बहुत अच्छा फोरम होता अगर इस पे ये डिस्कशन करके कोई एक दूसरे के साथ इत्तेफाक राय पैदा करते। मेरे ख्याल में तो यही एक रास्ता है। उसके लिए पेटी पॉलिटिक्स को खत्म करके फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। बाकायदा तौर पर मैंने भी खुद भी इमरान खान साहब को, चेयरमैन पीटीआई को, ये बात बोली थी जब मेरी लास्ट मुलाकात हुई उनसे, कि स्टेट से लड़ाई करके सियासत आगे नहीं बढ़ सकती है, क्योंकि स्टेट बाकायदा तौर पर पायदार चीज़ है, वो मुल्क का नाम है, वो पूरी अवाम और स्टेट मशीनरी का नाम है। बहरहाल ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद बात करेंगे। आज ग्रैंड जरगा हुआ, उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बयानात आए हैं चीफ के सामने, बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आज पेशावर के अंदर ग्रैंड जरगा हुआ है, जिसके अंदर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने गुफ्तगू की है। वो कुछ गुफ्तगू आपके सामने रखूंगी। कहते हैं कि जी दहशतगर्दी में इजाफा, दहशतगर्दों के मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने की बेसूद बेसिकली कोशिश है। दहशतगर्दों के पास रियासत की रेट के सामने सर तस्लीम खम करने के सिवा कोई और चारा नहीं है। टीटीपी और उसका नज़रिया किसी भी कबीले के लिए काबिल कबूल नहीं है। अफगान शहरियों का पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्वस होना दोहा अमन मुआहदे, जो दोहा पीस अकॉर्ड था, उससे इनहराफ है। पाकिस्तान को अफगान सरजमीन पर कलदम तंजीमों के लिए पनाहगाहों और आज़ादी पर तहफ़्फ़ुज़ात है। अगर मुज़ाकरात हुए तो वो सिर्फ पाकिस्तान और अबूरी अफगान हुकूमत के माबैन होंगे, किसी भी ग्रोह या जत्थे से बात नहीं की जाएगी। आर्मी चीफ ने अफगान हुकूमत को मुखातिब करते हुए ये सवाल भी किया अल्टीमेटली कि एहसान और अफगान रेफ्यूजीज़ की बात हो रही थी, अफगान रेफ्यूजीज़ के हवाले से ये बड़े वाज़े तौर पर बात की कि एहसान के अलावा का बदला एहसान के अलावा कुछ और भी हो सकता है। या पाकिस्तान के अंदर ये याद रखिए कि एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक 3.7 मिलियन यानी 3 करोड़ 70 लाख के करीब अफगान रेफ्यूजीज़ हैं, जिसके अंदर से सिर्फ और सिर्फ तकरीबन 1.3 मिलियन यानी 1 करोड़ 30 लाख के करीब रेफ्यूजीज़ ऐसे हैं जो कि रजिस्टर्ड है। नॉट जस्ट दैट, अफगान तालिबान की हुकूमत आने के बाद रेफ्यूजी इंटरनेशनल के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर 6 लाख के करीब अफगान रेफ्यूजीज़ आए हैं, और उसके अंदर से तकरीबन लाख या उसके अराउंड फिगर है जो कि वैलिड वीज़ाज़ पे आए हैं, बाकी सारे वैसे आए हैं, बॉर्डर क्रॉस करके आए हैं, इलीगली आए हैं। ये सूरत हाल है। मेरे साथ इस टाइम पर ब्रिगेडियर मसूद भी मौजूद हैं जो कि अफ़गान रेफ्यूजीज़ के हवाले से मामलात को देखते भी रहे हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर मसूद, आपने भी ज्वाइन किया, और NBC तो हमारे साथ हैं ही हैं। ब्रिगेडियर साहब, ये बताइएगा कि इस टाइम पर जो दहशतगर्दी की नई लहर है, इसके अंदर अफ़गान
बाशिंदों का और स्पेशली वो लोग जो कि टीटीपी के हैं, कभी अफगानिस्तान के अंदर कभी पाकिस्तान के अंदर आना जाना उनका होता है, उनका बहुत ज़्यादा अमल दखल नज़र आ रहा है। आज की ये स्टेटमेंट ऑफ कोर्स एक मैसेज भी है उन लोगों के लिए, लेकिन इस तरह के एक बहुत बड़ी ऑर्डील को कैसे डील किया जाए, जहां रेफ्यूजीज़ को संभालना, पाकिस्तान ने बड़े अरसे से ये बेड़ा उठाया हुआ है और उन ममालिक में से जो कि रेफ्यूजीज़ को संभालते हैं उनमें से टॉप 5 के अंदर पाकिस्तान मौजूद है। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान की कलील रिसोर्सेज को देखते हुए हाउ डू वी डील विद दिस सिचुएशन? ब्रिगेडियर मसूद, मैं दोबारा रिकनेक्ट करने की कोशिश करती हूँ। एनबीसी, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो आपकी तरफ भी यही सवाल। जी बिल्कुल आ रही। देखिए अनिका, हालात बहुत खराब हैं। 37 लाख बताया मुझे आपने जी। ये 37 लाख ऑफिशियल हैं जो काउंट किए इंटरनेशनली। जी। आपके हाईवेज पर, आपके शहरों के बाहर, आपके शहरों के गिर्द इतनी गैर कानूनी बस्तियां हैं जो अनअकाउंटेबल हैं, जिनको काउंट ही नहीं किया गया, जो क्राइम की, ड्रग्स की, असला की डीलिंग की उनकी सेंटर मुलजिम है। तो आर्मी चीफ की आज की जो वार्निंग है वो दरअसल वजीर खारजा ने पहला बयान दिया था, फिर दफ्तर खारजा का बयान आया, फिर वजीर दिफा का बयान आया और फाइनली आज आर्मी चीफ ने ग्रैंड जगह में बात की है और बहुत क्लियर मैसेज दिया है कि साहब ये नहीं चलेगा हमारे साथ कि आप लोगों को पनाह भी दें और यहाँ भेजें भी और यहाँ वो टेररिज्म करें। आपकी वो बात क्योंकि हर मामले में जहाँ ब्लास्ट हो रहा है अफगान निकल रहे हैं, वहां पर वहाँ अफगान सिटीजन निकल रहे हैं, वहां पर पाकिस्तानी मिसगाइडेड मिसाइल नहीं है, वहां पर अफगान लोग हैं जो वहां से आते हैं, कंधार से, जलालाबाद से, चमन के रास्ते आते हैं और यहाँ हमारे यहाँ बाजोड़ में जो हुआ वो आपके सामने है। वहां जो लोग मिले वो अफगान थे। तो अब जो सूरत हाल है वो यही है, हमारी इकोनॉमी को नुकसान पहुंच रहा है, हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो कम पड़ रहे हैं, हमें खुद कम पड़ रहे हैं। तो अब मेरा ख्याल ये है कि एहसान का मतलब एहसान ये है कि अपने लोग वापस ले जाइए भाई, बड़ी मेहरबानी होगी। राइट, अपने यहाँ बात करें। वहाँ वैसे भी डॉलर की जो कदर है हमसे कम है, तो आटा भी सस्ता है, आटा भी सस्ता है। ठीक है, एनबीसी, इस टाइम पर रिसोर्सेज की किल्लत, नॉट जस्ट रिसोर्सेज की किल्लत, बट पाकिस्तान के लिए ये इशू बन जाना कि पाकिस्तान के यहाँ जो दहशतगर्दी के अंदर मुआवनत होती है, ऑब्वियसली एक अफगानिस्तान से आया हुआ शख्स वो टारगेट्स तो नहीं उस तरीके से रैकी कर सकता। फिर हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ये भी रही है कि हमारे कुछ जवानों और कुछ जो ऑफिसर्स हैं उनकी शहादत भी हुई। कितना इंपॉर्टेंट हो गया इस इशू से डील करना? बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल है फाइनली हम उस स्टेज पे पहुँच गए हैं जहाँ हमें कोई फैसला करना पड़ेगा। हमें बताना पड़ेगा दुनिया को कि हम बहुत मसाइल से दो चार हैं और मसाइल की एक बड़ी वजह ये लोग हैं जो देखिए महाजरों को हमने कब से रखा हुआ है, कब से हम उनका ख्याल कर रहे हैं, दुनिया मानती है इस बात को, बहुत ज़्यादा तारीफ होती है हमारी, लेकिन तारीफ से मसला हल नहीं होता है। जब तक दुनिया शेयर नहीं करेगी हमारे मसाइल को, उसके बगैर मसला हल नहीं होगा। और इसके लिए अफगान उबरी हुकूमत वो भी जिम्मेदार है। आज मुझे बयान अच्छा लगा है अफगान उबरी हुकूमत के वज़ीर दिफा का कि अमीरुल मोमिनीन ने कहा है कि बॉर्डर के पार जाकर जिहाद नहीं होता है। राइट, एनबीसी, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी इन द शो। अहमद बिलाल महबूब साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर मसूद थे बट वी कुडंट कनेक्ट टू हिम थ्रू ऑडियो, आपका भी शुक्रिया। जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब इनिशियली मौजूद थे। एक बात तो तय है कि पाकिस्तान को अपने रिसोर्सेज कम पड़ रहे हैं, इसको हम किसी और के साथ बांटने के इस टाइम पर मुतहमिल नहीं हो सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़े पैमाने के ऊपर दहशतगर्दी की वजह जो है वो यही है कि यहाँ कोई ना कोई ऐसे रिसोर्सेज ज़रूर हैं जो कि दहशतगर्दों को पनाह देते हैं। उनका कला कमा करना उतना ही ज़रूरी है जितना दहशतगर्दों का कला कमा करना ज़रूरी है। अनीका निसार को इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।